सेरेमिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि अभी जो पीएसआई में पेपर हुआ है 5 और 6 अप्रैल को, उनमें जो भी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है उनको आपको ऑथेंटिक सोर्स के साथ प्रोवाइड करवाना। अब कई बार क्या होता है कि दो अलग अलग सोर्स से दो अलग अलग आंसर भी हो सकते हैं, तो एक बार आप पूरी ऑथेंटिक चेक करके, हमने उसी हिसाब से बनाए हैं सारे, कि सारे ऑथेंटिक सोर्स यूज किए हैं, उसके अकॉर्डिंग एक बार बता देते हैं। फिर भी आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके भी सारी चीज़ें करना आगे की। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें एक तरफ परियोजना का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ कि किसके द्वारा फंडेड है वो दे रखा है। तो आरपीएससी ने इसका आंसर माना है थर्ड। थर्ड आंसर माना है। अब अगर देखें इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इसका आंसर, तो एक बार चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है कि सबसे पहला है राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का थर्ड फेज, तो ये वाला चलाया जा रहा है एडीबी के द्वारा, तो ए में तो होगा सेकंड। फिर है सेकंड पे है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, ये वाली परियोजना है, ये वित्त पोषित है जीका के द्वारा, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा, तो बी में आएगा फोर्थ। 2 4 बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना है, ये आएगी विश्व बैंक के द्वारा या वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्त पोषित है ये है थर्ड में है फर्स्ट। और लास्ट में है अंतरराज्यीय प्रेषण प्रणाली या ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सेकंड, ये वाली है, ये केएफडब्ल्यू है जर्मनी, इसके द्वारा वित्त पोषित है, तो 4, इसमें आएगा 3 नंबर। तो आंसर होगा 2 4 1 3, जबकि आरपीएससी के चारों ऑप्शन में से ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सही आंसर होना चाहिए इसका 2 4 1 और 3, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आरपीएससी ने आंसर ये माना हुआ है। अपने इकोनॉमिक सर्वे देखें, इकोनॉमिक सर्वे है 2025-26 का। अपन देखते हैं, अभी सोर्स है नीचे ऑथेंटिक सोर्स, इसमें है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 का चैप्टर है 7 अध्याय 7 आधारभूत अवसंरचना। बाकी इसके स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, ये रहा। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना ड्रिप सेकंड, ये है वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है। सेकंड है राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना सेकंड, ये केएफडब्ल्यू द्वारा। थर्ड देखें तो राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का इसका तीसरा चरण है, वो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित है। और एक रह गया, वो है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, ये जीका द्वारा, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर उसका दूसरा होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अपनों को नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे, इसका आरपीएससी ने आंसर माना है दोनों सत्य, ए और बी दोनों सत्य हैं, जबकि इसका आंसर होना चाहिए, जैसे पहला स्टेटमेंट है 25 मार्च 1948 को राज्यों का संघ, इसका नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, 25 मार्च 1948 को हुआ। लेकिन अगला स्टेटमेंट है कि उदयपुर राज्य भी इसमें सम्मिलित किया गया, उदयपुर शामिल किया गया, लेकिन ये थर्ड फेज में था। थर्ड फेज में इसको संयुक्त राजस्थान के साथ मेवाड़ का विलय, संयुक्त राजस्थान प्लस मेवाड़, और ये वाला हुआ है, ये हुआ है 18 अप्रैल 1948 को। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया सेकंड। आंसर इसका ये होना चाहिए ऑथेंटिक सोर्स से कि केवल ए सत्य है, केवल एक, आंसर ये होना चाहिए, आरपीएससी ने ये माना है। अपन सोर्स की बात करें तो सोर्स है उदयपुर का विलय तीसरे चरण में, और ये सोर्स दिया हुआ है। सोर्स में देखो, राजस्थान का इतिहास संस्कृति परंपराएं विरासत, डॉक्टर हुकुमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली, इसमें लिखा हुआ है द्वितीय चरण में संयुक्त राजस्थान लिखा हुआ है, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को। इसी में आगे चलते हैं अपन, और ये रहा थर्ड फेज में दे रखा है तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान प्लस मेवाड़, और ये वाला हुआ है 18 अप्रैल 1948 को, जबकि उसमें दिया हुआ है कि दूसरे चरण के साथ या संयुक्त राजस्थान के साथ उदयपुर के विलय की बात करता है वो। तो दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, उसमें केवल एक सही है, पहला, और ये ऑथेंटिक है। इसमें माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। वापस क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार।
ये रहा। इसमें करेक्ट होना चाहिए केवल एक, दूसरा गलत है क्योंकि उदयपुर राज्य का विलय है वो है 18 अप्रैल 1948 को, और ये तीसरे चरण में है, तीसरे चरण में, थर्ड फेज में। ऑथेंटिक सोर्स आपको नीचे दे दिया इसी में। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। और ये वाली पीडीएफ है, ये टेलीग्राम चैनल है विकास गुप्ता सर। टेलीग्राम चैनल है विकास गुप्ता सर, इस पे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसमें पुरुष सदस्यों की संख्या पूछी थी। ये वैसे आरपीएससी ने इसका आंसर 5 माना है और इसका आंसर 5 ही होगा। हमने सिर्फ इसलिए दिया है कि बहुत से बच्चों को डाउट था इसमें कि सर ये वाला गलत है, इसमें अपर्याप्त सूचना, वो कह रहे थे कि इसमें इंफॉर्मेशन अपर्याप्त है, लेकिन इसको सोल्व करके बताया हमने आगे। इसमें लिखा हुआ है कि जो प्लस साइन है ये तो मेल मेंबर्स के लिए है, और नेगेटिव वाला है ये है फीमेल के लिए। फीमेल मेंबर्स फैमिली में कितने, तो मेल में देखें तो एक एफ है, इसी में जी है, एच है और एल है, तो टोटल 5 मेल मेंबर्स हैं इस फैमिली में, और यही पूछा आंसर में, तो यही होगा इसका। नेक्स्ट था राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 12(3) के तहत राजस्थान राज्य महिला आयोग की सिफारिश। इसमें लिखा हुआ है जो राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम है 1999 का, इसकी धारा 12(3) में इसमें लिखा हुआ है कि आयोग है वो राज्य सरकार को सिफारिश करेगा, और उस सिफारिश पर राज्य सरकार 3 महीने में सुनवाई या एक्शन सुनवाई करेगी उसमें। तो ये निर्णय वाली लिखी हुई है बात 12(4) में, और ये यहाँ सिर्फ क्वेश्चन को पूछने का मोटिव ये है कि सिफारिश कौन से में करता है, तो इसमें लिखा हुआ है 12(3) में। कई कह रहे थे कि सर इसमें 12(4) होगा, इसमें 12(4) नहीं 12(3) ही होगा, क्योंकि ये आयोग द्वारा सिफारिश किए जाने की बात करता है राज्य सरकार को, जो कि 12(3) में उल्लेख है। इसके सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स है ये राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999, इसका स्क्रीनशॉट लगाया हमने, ये रहा। धारा 12 में लिखा हुआ है इंक्वायरी इनटू अनफेयर प्रैक्टिसेस, हिंदी में भी लिखा हुआ है अनुचित व्यवहार की जांच करना। इसमें है ये रहा, इसमें लिखा हुआ है कि सरकार क्या, आयोग क्या करेगा, राज्य सरकार को उस मामले में कार्यवाही और अभियोजन प्रारंभ करने की सिफारिश करेगा। तो ये 12(3) के तहत सिफारिश करता है, और उपधारा 3 के तहत आयोग की सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से 3 मास के भीतर उस पर विनिश्चय करेगी और आयोग को उसकी सूचना देगी। तो क्वेश्चन यहाँ से बनाइए, इस वाले स्टेटमेंट से बनाया इन्होंने, पर ये 12(3) के तहत ही अनुशंसा की जाती है, तो आंसर वो सही है क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। सोर्स दिया हुआ है इसका, दोनों में है, जैसे ये है अधिनियम 1999 वाला, उसका इंग्लिश वाला है और ये हिंदी वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। एक कुकी वाला था ये कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें से, और आरपीएससी ने इसमें माना है कि केवल एक सही है। आरपीएससी ने आंसर माना है इसका केवल एक सही है, जबकि अपन ऑथेंटिक की बात करें तो उसमें ये दोनों सही हैं। कुकी एक टेक्स्ट फाइल है जिसे वेबसाइट ब्राउज करने पर वेबसाइट द्वारा ब्राउजर को भेजा जाता है। कुकी क्या है, जैसे अपनों ने क्रोम खोला उसमें अपनों ने सर्च किया कुछ भी, मतलब आप न्यूज़ सर्च कर लो, कपड़े सर्च कर लो, कुछ भी कर लो, तो अगली बार क्या करेगी, अगली बार ये होता है जो भी वेबसाइट अपनों ने सर्च की तो वो वेबसाइट क्या करती है, उस ब्राउजर को कुकी भेजती है, मतलब ताकि अपन दोबारा उसी क्रोम या उसी ब्राउजर पे जाएं तो अपने सजेशन में वो चीज़ें आती हैं पहले वाली, कि अपनों ने कुछ कपड़े सर्च किए तो अगली बार सजेशन में कपड़े दिखाएगा। तो ये ब्राउजर की कार्य क्षमता बढ़ाती है, वेबसाइट द्वारा ब्राउजर को भेजा जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, आरपीएससी ने ये सही माना, लेकिन दूसरा भी सही है इसमें, कुकीज ब्राउजर की कार्य क्षमता को बढ़ाने और संशोधित करने में सहायक होती है। अपन इसके सोर्स की बात करें तो अपनों ने इसका सोर्स लिया, एक तो है एआई लिया, गूगल एआई। गूगल एआई क्या कहता है, इसमें है दोनों कथन सही बताएं, और एक है जो गूगल की प्राइवेसी है, प्राइवेसी एंड टर्म्स वाला कॉलम आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन गूगल से ही पुट हुआ है, तो गूगल से उठाया गया क्वेश्चन है, तो इसमें प्राइवेसी एंड टर्म्स में लिखा हुआ है कि कुकीज आर स्मॉल पीसेज ऑफ टेक्स्ट सेंड टू योर ब्राउजर बाय ए वेबसाइट यू विजिट। आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो उसके द्वारा आपको ये कुकीज स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट के रूप में भेजी जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका यह है कि अबाउट योर विजिट विच कैन बोथ मेक इट ईजियर टू विजिट द साइट अगेन, दोबारा उसी साइट पे जाना और वही चीज़ें ढूंढना, तो वो आसानी रहती है उस चीज़ में। और सेम फंक्शन सिमिलर टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब्ड थ्रू दिस पेज कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस डिस्क्राइब्ड बिलो। तो ये वाले इन्होंने दोनों स्टेटमेंट आरपीएससी ने माना है केवल एक सही, जबकि इसमें
जो अपने पास सोर्स है ऑथेंटिक उनसे सही होने चाहिए इसमें ये वाला कथन, एक और दोनों ये सही होना चाहिए, आरपीएससी के द्वारा ये माना गया। नेक्स्ट की बात करें, ये आप इस लिंक के थ्रू उस पर भी जा सकते हैं सीधे। भारत में, इस वाले क्वेश्चन पे है कि भारत में निम्न संस्थाओं को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें कि सबसे पहले कौन सी बनी और सबसे नवीनतम कौन सी है। तो सबसे इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बनी है 1957 में ईसीजीसी, एक्सपोर्ट, सबसे पहले बनी है ईसीजीसी एक्सपोर्ट, ये वाली है, ये रही सबसे पहले ईसीजीसी 1957 में। उसके बाद है नाबार्ड, ईसीजीसी, उसके बाद है नाबार्ड 1982। इसमें डाउट इस वाले को लेके है, सेबी वाले को, कि सेबी की स्थापना तो है 12 अप्रैल 1988 को, जबकि इन्होंने आरपीएससी ने क्या माना, आरपीएससी ने माना है उसका सांविधिक दर्जा या उसको कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी स्टैच्यूरी स्टैच्यूरी स्टेटस कब दिया गया वो वाला ईयर काउंट किया है। तो स्टैच्यूरी स्टेटस तो दिया 1992 में, जबकि इसकी स्थापना देखें तो वो है 1988 में। तो इसके अकॉर्डिंग दो अलग अलग आंसर बनते हैं। आरपीएससी ने आंसर माना है वो है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक बार वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर माना है आरपीएससी ने ए आंसर माना है। सबसे इसकी स्थापना सबसे पहले डी, उसके बाद है नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड के बाद आरपीएससी ने मानी है सिडबी की स्थापना, जबकि सिडबी की स्थापना है 1990, इन्होंने मानी है 1992 वाली, ये 90 में है। और सेबी का वैसे ऑफिशियल देखें तो ऑफिशियल है 1988। इसके अकॉर्डिंग फिर आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर होगा इसका डी, सबसे पहले ईसीजीसी, उसके बाद है नाबार्ड, नाबार्ड के बाद है सेबी, और सबसे लास्ट में है सिडबी। तो डी ए बी सी आंसर होना चाहिए, जो कि चारों ऑप्शन में ही नहीं है, चारों ऑप्शन में ये वाला आंसर नहीं है। इसके सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स है सेबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, इसमें लिखा हुआ है ये रहा, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज established एज ए स्टैच्यूरी बॉडी इन द ईयर 1992। संवैधानिक सांविधिक मान्यता, तो सांविधिक बॉडी के रूप में मान्यता मिली इसको 1992 में, जबकि इसकी स्थापना की बात करता है वो है अप्रैल 12 1988, अप्रैल 12 1988 को। उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो जाएगा। सोर्स ये आपको दिखा दिया, ये रहा सोर्स है भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे है। ये बाकी नाबार्ड वाला है, ये सारे ऑफिशियल उसके स्क्रीनशॉट है जो इसकी ऑफिशियल साइट पे है। जैसे नाबार्ड की स्थापना है तो नाबार्ड की स्थापना का लिखा हुआ है इसमें, सिडबी का लिखा हुआ है 1990। अब एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या सबसे कम थी। नगरीय जनसंख्या सबसे कम तो थी 1951 में 29.5 लाख, जबकि आरपीएससी ने माना 1961 इसका आंसर सी। अगर सोर्स पे जाएं कि इसका आंसर होना तो ये चाहिए, आरपीएससी ने ये माना है, इसका सोर्स बताएं कि ये कहाँ से लिया है कि सबसे कम 1951 में थी। तो ये बुक है राजस्थान का भूगोल, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, इसमें लिखा हुआ है राजस्थान में नगरीकरण, ये चार्ट दे रखा है राजस्थान में नगरीकरण 1901 से 2011 के बीच का। इसमें लिखा हुआ है उन्होंने सिर्फ जनसंख्या पूछी है कि राजस्थान में जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या मिनिमम इन चार साल दे रखे हैं 1951, 61, 71 और 81, इनमें से सबसे कम कौन से साल में थी। तो सबसे कम इनमें अपने देखते हैं 1951 में 29.5 लाख, 61 में देखें तो 32.8 है, 71 में देखें तो 45.4 है, और 1981 में है 72.1। तो दिए गए चारों में से तो सबसे कम होगी 1951 में। तो आंसर यही होना चाहिए। इसका सोर्स ये बुक है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, राजस्थान का भूगोल, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, उसमें लिखा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा इसका बी, आरपीएससी ने ये माना है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक ये बायो से पूछा हुआ है, ये एनसीईआरटी की बुक है। एक बार पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र वक्र
पाथ एक्यूट रीनल फेलियर की बात हो रही है कि इसके संसूचन के लिए ये बायोमार्कर है। बायोमार्कर के लिए प्राथमिक जैव चिन्ह क्या है? तो इसके लिए क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी बायोमार्कर फॉर द डिटेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर? इसके लिए है केशिकाशीय निस्यंदन दर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर। इसका सोर्स है 11th क्लास की एनसीईआरटी है, बायो वाली बुक है, चैप्टर है 16, बायोलॉजी की बुक है, बायोलॉजी की बुक है चैप्टर, और इसका 2026 अभी 2026-27 में रीप्रिंट हुई है वाली। इसमें लिखा हुआ है, दोनों है, इंग्लिश और हिंदी दोनों का स्क्रीनशॉट है। चैप्टर का नाम है कि उत्सर्जी उत्पाद और उनका निष्कासन। इसमें लिखा हुआ है, यहां से आइए, ये रहा। इसलिए इसे वृक्कों द्वारा, ये रहा, किडनी द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन दर जीएफआर कहलाती है। यहीं से ये क्वेश्चन पुट हुआ है, ये क्वेश्चन यहां से उठाया है और इन्होंने इसका आंसर जीएफआर है। तो इस पे भी डाउट था, आंसर इन्होंने सही माना है और आंसर इसका जीएफआर ही होगा। थर्ड है, आरपीएससी ने भी यही माना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सोर्स ये रहा, एनसीईआरटी 11th क्लास की चैप्टर 16 बायोलॉजी की बुक है, चैप्टर है ये वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान के जिले दिए हुए हैं और इन्होंने पूछा है 2023-24 के अकॉर्डिंग। तो 2023-24 के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, इसकी दो जगह अलग अलग डेटा है। जैसे ये है, ये वाला आरपीएससी ने आंसर माना इसका 4, आरपीएससी ने 4 आंसर माना। तो ये आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार तो ये वाला सही है। जैसे 24-25 में था, सबसे ये रहा 24-25 का स्क्रीनशॉट है ये, जिलेवार प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद। अपनों ने पूछा है 23-24 का, तो ये वाले डेटा है 23-24 के। सबसे पहले पे है अलवर, उसके बाद है भीलवाड़ा, उसके बाद है जयपुर, फिर अजमेर और जैसलमेर। पर ये सेम, अब क्या हुआ, इस बार वाला जो सर्वे आया 25-26 वाला, उसमें ये डेटा अलग है, उससे अलग है, और डेटा अलग होते ही ये क्रम बदल गया इन जिलों का। सबसे पहले अजमेर आ गया, उसके बाद जयपुर है, फिर जैसलमेर आ गया, फिर उसके बाद अजमेर, और सबसे लास्ट में आ गया भीलवाड़ा। इस वाले के अकॉर्डिंग क्रम चेंज हो गया। क्रम चेंज हुआ, सबसे पहले अलवर, अलवर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद आ गया अजमेर, फिर आ गया भीलवाड़ा। इस वाले सर्वे के अकॉर्डिंग देखें 2000, ये वाले डेटा, और सर्वे है 2025-26 का। तो 2025-26 वाले सर्वे के अकॉर्डिंग उसका आंसर बनता है 3, 1, 5, 2, 4, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है 3, 1, 5, 2, 4। 3, 1, 5, 2 और 4, ये आंसर बनता है, जबकि ऐसा कहीं किसी ऑप्शन में नहीं है 3, 1, 4, 2, 5 अपना, जबकि आंसर होना चाहिए 3, 1, 5, 2, 4। आरपीसी ने ये वाला माना है। ये भी 2024-25 के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन जो नया वाला सर्वे है उसके अकॉर्डिंग ये गलत है, और ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं जो इस वाले से मैच खाता। अगला क्वेश्चन है स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्डिंग। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अपनों को ये देखना है कि उनमें से कौन से सही है। पहला है, भारत का राष्ट्र, आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी ने इसका आंसर माना है ए और सी सही है, ए और सी थर्ड माना आरपीएससी ने आंसर, ये माना ए एंड सी आर करेक्ट। लेकिन अपन देखें भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज 1991 में, स्टॉक एक्सचेंज भारत का एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना 1992 में। 91 में एक कमेटी बनी, फेरवानी कमेटी, फेरवानी कमेटी, फेरवानी कमेटी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 91 में सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया। स्थापित होता तो इसमें 92 होना चाहिए। वैसे तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है इसका, अपन देंगे ऑथेंटिक सोर्स नीचे बताएंगे कहाँ गलत है। सेकंड तो गलत है वैसे ही, क्योंकि बीएसई नहीं है। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा शुरू करने का वाला प्लेटफॉर्म देखें तो वो है एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो सेकंड वैसे गलत हो गया। थर्ड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और विश्व का 10वां सबसे पुराना, ये वाला सही है। तो आरपीसी तो माने ए और सी सही, जबकि इसका वैसे देखें सोर्स से, ऑथेंटिक सोर्स से, तो केवल सी सही होना चाहिए, केवल सी, और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। अपन ए को गलत साबित किया अपनों ने। उसका सोर्स देखते हैं, उसका सोर्स ये है,
ये वाला है। एनएससी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992, जबकि वहाँ लिखा हुआ है 91। ये ऑफिशियल साइट है एनएससी की, वहाँ से लिया है एनएससी, ये सोर्स है अपना। नेक्स्ट पे चलते हैं एक बार। एक ये क्वेश्चन था, तरुण बंगाल आंदोलन के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आरपीएससी ने माना इसके दोनों सही, ए और बी दोनों सत्य हैं। आरपीएससी ने आंसर माना है सी। जबकि अपन बात करें, ये बुक है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, इस वाली बुक में दिया हुआ है, इसमें केवल इसका आंसर एक होना चाहिए कौन सा, ये केवल बी। करेक्ट आंसर तो ये होना चाहिए। आरपीएससी ने माना है ये वाला। ये किस बेसिस पे होना चाहिए उसके देख लेते हैं। ऑथेंटिक एक सोर्स है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, ये वाली बुक है भारत का इतिहास, इसमें ये है 10वां चैप्टर है, 10वां चैप्टर प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का संक्षिप्त विवरण, इसमें दिया हुआ है। ये रहा टॉपिक बंगाल युवा आंदोलन, इसमें लिखा हुआ है कि यह इस आंदोलन का आरंभ विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति हेनरी सुई विवियन डेरेजियो 1809 से 1831 में हुआ। डेरोजियो अंग्रेजी साहित्य तथा इतिहास के शिक्षक के रूप में हिंदू कॉलेज में सन 1826 में कलकत्ता आए। वो कह रहे हैं कि 1820 में यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व है। तो जब ये कलकत्ता ये 1826 में पहुंचे हैं, तो 20 में तो आंदोलन शुरू होने से रहा, तो ये वाला इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। एक और सोर्स है इसका, दूसरा सोर्स क्या है, दूसरा सोर्स ये है मॉडर्न इंडिया की बुक है एनसीईआरटी क्लास 12th की, ऑथर है विपिन चंद्रा। चैप्टर 7 है सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, पेज नंबर है 128, 128 पेज नंबर, उस पर ये लिखा हुआ है, ये रहा, ये 1800 ये लिखा हुआ है रेडिकल ट्रेंड अरोज अमंग द बंगाली इंटेलेक्चुअल्स ड्यूरिंग द लेट 1820, 1820 के उत्तरार्ध में, एंड द 1830s द ट्रेंड वर, ये लिखा हुआ यंग बंगाल मूवमेंट, लीडर है हेनरी विवियन डेरेजियो हु वाज बोर्न इन 1809 एंड टॉट ए हिंदू कॉलेज फ्रॉम 1826 टू 1831। ये 1826 से 31 के बीच रहे हैं कलकत्ता में, तो इसी टाइम इनके द्वारा ये किया गया। जबकि आरपीएससी ने माना है कि 1820 में, तो ये तो गलत हो गया पहला। हिंदू कॉलेज में ये तो अपनों को पता है 1826 से 1831 तक रहे इस कॉलेज में, तो ये सही है। आरपीएससी के अकॉर्डिंग तो है थर्ड, ए और बी दोनों। अगर अपन ऑथेंटिक सोर्स देखते हैं जैसे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय और हिस्ट्री की बुक है 12th क्लास की एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंग तो केवल आंसर होगा केवल बी, ये वाला केवल बी सत्य है, ये करेक्ट आंसर होगा। यही थे डाउटफुल क्वेश्चन। और ये वाली पीडीएफ जो भी अभी ये जो पीडीएफ अपन देख रहे थे वो वाली पीडीएफ मिलेगी आपको, मैंने पहले भी बताया था, टेलीग्राम चैनल है विकास गुप्ता सर, विकास गुप्ता सर, इस वाले टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, विकास गुप्ता सर, ठीक है।